आज हम इस वीडियो में सल्तनत काल से पहले मेवात और मेवों के बारे में बात करेंगे। मेवात और मेवों पर अब तक किए गए शोधों में हमें विरोधाभासी नतीजे प्राप्त हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से मेवाती समाज की पहचान, विद्रोह, संघर्ष आदि पर प्रकाश डाला गया है। इस संदर्भ में सेल मायाराम ने अपनी पुस्तक रेजिस्टिंग रिजिम्स और दूसरी पुस्तक अगेंस्ट हिस्ट्री अगेंस्ट स्टेट में मेवात की पहचान और उनकी संप्रभु पाल व्यवस्था की व्याख्या की है। उसने बताया कि मेवाती पाल व्यवस्था परंपरागत रूप में एकाधिकारात्मक संप्रभुता का विरोधी थी और वे मानते थे कि राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। मेवाती समाज में ये सामाजिक राजनीतिक मानसिकता बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक इनके व्यवहार में बनी रही। परिणामस्वरूप इनकी पाल व्यवस्था की शिथिल प्रकृति ने उनको अखड़पन, अड़ियल रवैया, लूटपाट, विद्रोह, संघर्ष और अराजकता के रूप में प्रकट किया। सेल मायाराम के अनुसार इस व्यवहार के चलते मेव अपना राज्य निर्माण करने और उसको स्थापित कर पाने में असमर्थ है। इसके विपरीत शोधकर्ताओं का दूसरा समूह ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बताते हैं कि मेवाती समुदाय भी किसी अन्य समुदाय की तरह समय के साथ परिवर्तित हुआ। इन इतिहासकारों में मुख्य रूप से प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब, सूरजभान भारद्वाज आदि का जिक्र किया जा सकता है। इनका मानना है कि अन्य समुदायों की तरह मेव समुदाय में भी समय के साथ परिवर्तन देखने को मिले। इन्होंने अपने आप को एक घुमंतु पशुपालक समाज से एक स्थायी कृषक समाज के रूप में स्थापित किया। हिंदू समाज से निकलकर मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था को अपनाया और उन्होंने अलवर में नरूका राजपूत राज्य और भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना से पहले ही मेव खांजादा राज्य की स्थापना सल्तनत काल से पहले ही कर ली थी। ऐतिहासिक तथ्य इसकी गवाही देते हैं कि नरूका राजपूत राज्य और जाट राज्य की स्थापना मुगल शासन के दौरान हुई थी और वह सभी क्षेत्र जो मेव खांजादा राज्य के हिस्से थी इनको सौंप दिए गए। अर्थात अलवर में नरूका राजपूत राज्य और भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना मेव खांजादा राज्य की कीमत पर बनाया गया। मेव खांजादा राज्य की बर्बादी के कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण थे, जिनका वर्णन और विश्लेषण हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के हमले 18वीं सदी के शुरू में होना 8वीं सदी के शुरू में होना माना जाता है, जिसमें सबसे पहला हमला 708 से लेकर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया था और राजा दाहिर को हराकर वापस चला गया। इसके 300 साल बाद 1001 ईस्वी में से लेकर 1026 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार हमले किए और लूटपाट करके वापस चले गए। सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने फिर भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान से तराइन की पहली लड़ाई में हार कर वापस चले गए। लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने के लिए छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई और वहीं से शासन करने लगे। अपने शासनकाल में उसने कई महत्वपूर्ण निर्माण करवाए, जिसमें दिल्ली में कुतुब मीनार और पहली मस्जिद कुबैतुल इस्लाम मुख्य हैं। उनका शासन सिर्फ 4 साल तक रहा और सन 1211 ईस्वी में दामाद और सेनापति सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना करके शासन करने लगे। लगभग 25 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी बेटी रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी और 4 साल तक शासन किया। गुलाम शासकों में थोड़े थोड़े समय के लिए अन्य शासक भी आए, जिनमें बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। अगला महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन बलबन
1265 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1288 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन बलबन का शासन मेवात के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। 12वीं और 13वीं सदी के दौरान मध्य पूर्व भारत में अरब और यूरोप पर तुर्की शासन की स्थापना से शासकों को मालूम हो चुका था कि साम्राज्य की गैर मुस्लिम आबादी पर शासन करना आसान नहीं था। यही मुख्य कारण था कि इस भौगोलिक क्षेत्र के को बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली। इसीलिए तुर्की शासकों ने धर्मनिरपेक्ष अवधारणाओं का प्रतिपादन करके जबात-ए-मुल्की नीति को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक रूप से मुस्लिम प्रतीकों और संस्थाओं के प्रति लोगों का आदर भाव पैदा करके उनकी मानसिकता में बदलाव लाना था। इस प्रयास में मुस्लिम सूफी संतों की परंपरा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी के दौरान मुगलों ने मध्य और पश्चिमी एशिया में पिछले 50 वर्षों से तबाही मचाई हुई थी। इस्लाम के मुख्य केंद्र, जिनमें बुखारा, बगदाद और अन्य महत्वपूर्ण शहर बर्बाद किए जा चुके थे। ऐसे में अफगानिस्तान और भारत ही ऐसे सुरक्षित क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिम मंगोलों के दमन और अत्याचार से बचने के लिए शरण ले सकते थे। इसलिए काफ़ी भारी संख्या में मुस्लिम सूफी संतों ने दिल्ली में आकर शरण ली। इन हालातों से कुतुब कॉम्प्लेक्स और मेहरौली के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ और राजनीतिक आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित हुआ। इसको हजरत दिल्ली का नाम दिया गया। इसमें सूफी परंपरा की विभिन्न संस्थाओं, जिसमें खानकाह, दरगाह, तकिया आदि ने अपना योगदान देकर दिल्ली को सद्भाव सम्मत संस्कृति को जन्म दिया। ये सब 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के प्रारंभ में घटित हो रहा था, जिसने लोगों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला। सूफी परंपरा का मानना था कि राजनीतिक दबाव, तलवार के बल और खून-रेजी से लोगों को मुस्लिम नहीं बनाया जा सकता। उस समय दिल्ली के बाहरी इलाकों से लेकर राजस्थान के राजपूताना तक अरावली की पहाड़ियों की श्रृंखलाओं और अ, घाटियों के गहरे जंगलों में मेव आबाद थे। जैसे ये सूफी संत देश के दूसरे हिस्सों में फैले, तो मेव समुदाय भी इनके संपर्क में आया और इनसे प्रभावित होकर के इस्लाम में दाखिल हुए। दरअसल सूफी संतों का भारत में आगमन मोहम्मद गौरी के तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के हार से पहले ही शुरू हो चुका था। उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के पास जंगलों में सूफी सिलसिले की शुरुआत कर चुके थे। पृथ्वीराज चौहान अपना शासन अजमेर से ही चला रहे थे। इसी संदर्भ में मशहूर सालार का भी जिक्र किया जा सकता है, जिसने काफ़ी मेवों को प्रभावित किया। 1092 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद बहुत से राजपूत, मीणा, यादव, गुर्जर, जाट आदि पृथ्वीराज की सेना में जो कार्यरत थे, सूफी संतों से प्रभावित होकर के इस्लाम धर्म में शामिल हो गए। मेव समुदाय की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हुई। इस्लाम कबूलियत से मेव समुदाय अल्लाह को तो मानने लगे, लेकिन वे अल्लाह की नहीं मानते थे। उनके रीति रिवाज अभी भी अन्य समुदायों की तरह ही थे। धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ साथ उनके अनुयायी और शागिर्द ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि दिल्ली में मौजूद थे, ने भी मेव समुदाय को प्रभावित किया। इसी समय मेव समुदाय के सरदार काफूराना मेव ने मेवों को उनकी 12 पाल और 52 गोत्रों में विभाजित करके मेव समुदाय को संगठित किया। ये कथन कि मेव समुदाय ने धर्म परिवर्तन तुगलक शासकों के दौरान या मुगल शासकों के दौरान किया, संभावित नहीं लगता।